हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ जो मैं वैल्यू एडिशन यहाँ पे पढ़ाती हूँ आप सबको, न्यूज़ क्लिपिंग्स होंगी जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की मतलब इंडियन एक्सप्रेस की होंगी एंड पीआईबी भी इंक्लूड हो रहा है आज से। पिछले दिन का जो पीआईबी की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होगी ना वो इंक्लूड करी जाएंगी और आपको ये टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया जाएगा पीडीएफ। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो प्रीलिम्स एंड मेंस के, जो मैं डेली बना के देती ही हूँ, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया जाएगा एंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्लिपिंग्स आप सबके लिए लेके आती हूँ कि ताकि आप इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ें और एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकालनी है अपने न्यूज़पेपर से। स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। ये लिविंग डॉक्यूमेंट के ऊपर आज एक एडिटोरियल आया था इंडियन एक्सप्रेस में जो इम्पॉर्टेंट था आपके जीएस पेपर 2 एंड एसए पेपर के लिए। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि जीवित एक डॉक्यूमेंट है, मतलब वो मृत नहीं है। मृत मतलब इतना रिजिड नहीं है कि उसमें कुछ चेंजेस ना आ सके, कुछ बदलाव ना आ सके। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसे अ सॉर्ट ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी रखा है, एक मिक्सचर रखा है उन्होंने, ताकि अपनी मन मर्ज़ी के मुताबिक आर्बिट्रेरी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी ना रहे, इतने ज़्यादा चेंजेस भी ना आ सके एंड ऐसा भी रिजिड ना रहे कि बस मतलब सोसाइटी चेंज होती चली जा रही है पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज होगा। राइट, ये वाली इंपॉर्टेंट लाइंस हैं आप सबके लिए एसे के लिए। जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक डायमेंशन प्रेजेंट करेंगे अपने एसे में तो आप बताएंगे कि सोसाइटी के बदलते नीड्स के हिसाब से कैसे हमें भी चेंज होना होता है, अपने एक्शंस को चेंज करना होता है। राइट, जैसे कि अब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इतनी सारी हैं, अब हमें एक्शंस को अपना चेंज करना होगा। राइट, अब हमें इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस ज़्यादा करनी होंगी। वैसे ही जो सोसाइटी में चेंजेस आते हैं ना, वो एक बदलाव की तरफ अपना रुख करते हैं कि चेंजेस ज़रूरी हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट है जिसमें 448 आर्टिकल्स एंड 12 स्केड्यूल्स हैं। ठीक है, और हमने उसे बिल्कुल फ्लेक्सिबल रखा है ना बहुत ही रिजिड रखा है, हमने एक मिक्सचर ऑफ बोथ रखा है। इन्वॉल्व थे इसमें बी आर अम्बेडकर, अलादे कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी। जब आप एस्से में लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं इन्होंने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल एक लिविंग डॉक्यूमेंट बना के रखा है। इट इज़ अ सैक्रेड डॉक्यूमेंट, अ प्रोडक्ट ऑफ ग्रेट डिलिजेंस एंड डिस्कशन। इट इज़ अ सैक्रेड डॉक्यूमेंट मतलब एक डिस्कशन, बिल्कुल एक डिस्कशन के साथ एक ये वाला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है एंड जो सोसाइटी के हिसाब से आज भी रेलिवेंट है, आज भी आउटडेटेड फॉसिलिसाइज्ड नहीं हुआ है। राइट, हाउएवर फॉर अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि हमारी कंट्री है ना, जितनी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाइवर्सिटी होनी वो मतलब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न्स जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज किए जा सकते हैं और चेंज करने इम्पॉर्टेंट भी हैं। एक्सेप्ट कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा सारे वर्ल्ड के जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो अमेंडमेंट्स को अलाउ करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सोसाइटी की बदलती नीड्स के अनुसार हमें अपने संविधान को भी बदलना होगा ताकि उसकी स्क्रूटिनी मेंटेन रहे, ताकि लोग उसे फॉलो करें। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 106 टाइम पहले से ही अमेंडमेंट हो चुका है। यूपीएससी में इस बार आप कॉन्स्टिट्यूशन पे एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस बार बेसिक स्ट्रक्चर न्यूज़ में रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट न्यूज़ में रहा है। अभी जब साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात हो रही थी बीते दिनों तो भी कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र आया था। राइट, Ambedkar was categorical that federal nature of the constitution was limited to the independence to of the legislature and executive, यानी कि ये यहाँ पे फेडरल, यानी कि जब आप कुछ फेडरलिज्म पे लिखेंगे ना तो आप ये मेंशन करेंगे कि भीमराव अम्बेडकर जी ने कैसे एक फेडरल नेचर रखा है कि सब अपनी अपनी मतलब यूनियन अलग रहेगा,
यूनियन का एग्जीक्यूटिव अलग रहेगा और लेजिस्लेचर अलग रहेगा, और स्टेट का एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर अलग रहेगा। बट ऐसे नहीं कि आप अपने अपने पावर सेंटर्स हैं, दे आर नॉट टू इक्वल पावर सेंटर्स। ठीक है, इक्वल पावर सेंटर्स का मतलब नहीं है, वो मतलब क्या है कि सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। सेंटर को ज़्यादा पावर्स दी गई हैं और स्टेट्स को थोड़ी पावर्स दी गई हैं, जो यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी भी था। कोई दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट नहीं है। ऑल्दो द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन 1789 में आया था, उसने 130 साल लिए वुमेन टू गेट, यानी कि वुमेन को वोटिंग राइट देने के लिए 130 साल लिए। जब आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को परफेक्ट नहीं बट बेहतर दिखाएंगे कि कैसे बिल्कुल आज़ादी से ही जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से ही हमने क्या हुआ, वुमेन को हमने राइट्स देने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वोटिंग पावर्स कितनी ज़रूरी हैं, इक्विटेबल इंक्लूसिव वोटिंग पावर्स कितनी ज़रूरी हैं, हमारे सिटीज़न ऑफ इंडिया का विज़न कितना मैटर करता है, राइट। ये चीज़ जब आप नोट करेंगे ना, तो आप अमेरिका में दिखाएंगे कि देखिए वहाँ पे कम से कम 130 साल लगे वुमेन को वोटिंग राइट देने के लिए। 175 ईयर्स लगे हैं फॉर द अमेरिकन ब्लैक अमेरिकन्स टू गेट फुल सिविल राइट्स, यानी कि 175। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, हमारे यहाँ कास्ट थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, राइट। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए आर्टिकल 17 शुरू से ही डाल दिया था कि कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करेगा। ठीक है, आर्टिकल 15 RRCSP रेस रिलीजन कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ये चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से ही थी। वही 175 ईयर्स लग गए थे ब्लैक अमेरिकन्स को सिविल राइट्स पाने में। ठीक है, ये चीज़ें वहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैटर करेंगे जब आप ऐसे लिखेंगे। ये वाले कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक्टिंग इन इट्स स्पिरिट ऑफ दोज मैनेज इट इज़ क्रिटिकल। वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट क्या जस्टिस ने क्या कहा है, रिपब्लिक्स आर क्रिएटेड। जस्टिस जोसेफ ने क्या कहा है, रिपब्लिक्स आर क्रिएटेड बाय वर्च्यू पब्लिक स्पिरिट इंटेलिजेंस ऑफ सिटीजन्स। ये आप अभी मेंशन कर लेंगे अपने नोट्स में। तो आप ये इन कीवर्ड्स को लिख के ना प्लस पॉइंट पा सकते हैं अपने मेंस एग्जाम में। दे फॉल व्हेन द वाइज आर बैनिश्ड फ्रॉम द पब्लिक काउंसिल्स बिकॉज दे आर डेयर टू बी ऑनेस्ट एंड प्रोफ्लिगेट आर रिवॉर्डेड, राइट। इसमें क्या है, इसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया को दिखाया जा रहा है कि कैसे लोग अकाउंटेबल रखते हैं जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, राइट। जो हम पे रूल कर रही है वो पीपल को अकाउंटेबल रहे, ये चीज़ होनी चाहिए रिपब्लिक में, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड भी किया है। आप ये वाली लाइन लिखेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपके लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ही हाईलाइट करती हूँ एंड कुछ इम्पॉर्टेंट क्लिपिंग्स ही हाईलाइट करती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे है, क्योंकि जो कॉन्टेम्प्रेरी चैलेंजेस हैं वर्ल्ड के, इंडिया के, सोसाइटी के, उसमें क्या हुआ, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट चाहिए होता है, बदलाव चाहिए होते हैं सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से, राइट। इसीलिए अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान है आर्टिकल 368 के अंदर। कितने टाइप्स की मेजॉरिटी होती है, पहली है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। इसमें क्या होता है, 2/3 ऑफ द मेंबर, जितने प्रेजेंट है उसका 2/3, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या होगा, 50+1, यानी कि जो मोर देन हाफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, यानी कि जितने टोटल मेंबर्स है ना उसका हाफ भी चाहिए, प्रेजेंट का 2/3 वोट करे तो चाहिए, वो भी चाहिए, राइट। ये होती है स्पेशल मेजॉरिटी। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स TPSP जैसे प्रोविजंस इंक्लूड किए जाते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी रैटिफिकेशन बाय द हाफ ऑफ द स्टेट्स क्या है, बाय सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है।
यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वो सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा क्या करेंगी, राटिफाई करेंगी किसी एक बिल को। अगर 14 स्टेट्स ने, अगर हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स ने कह दिया, अगर बिल के लिए हामी भर दी, यस बोल दिया, तो क्या होगा, बिल पास हो जाएगा। इसमें कौन कौन से प्रोविजंस है, इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, सेवेंथ स्केड्यूल में क्या था, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, राइट। इन सब में जो चेंजेस होंगे वो स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन भी चाहिए स्टेट की तरफ से। स्टेट की तरफ से क्या, हामी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी से कौन कौन से होंगे, ये आउटसाइड है कौन से, आर्टिकल 368 के जो स्कोप है, जो कैटेगरी है ये वाली, ये आउटसाइड है, बाहर है। इसमें एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द स्टेट्स एंड सो ऑन। सिटीजनशिप जैसे जो चीज़ें होती है ना, वो इसमें इंक्लूड होती हैं सिंपल मेजॉरिटी में। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि कुछ ऐसे एसेंशियल फीचर हैं जो अल्टर नहीं किए जा सकेंगे, ठीक है, बदलाव नहीं होगा उनमें, जैसे कि अपना बेसिक स्ट्रक्चर। आर्टिकल 368 के अंदर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों को आप बदलाव कीजिए, उसमें आप बदलाव कीजिए, पर बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक ढांचा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, उसे नहीं हार्म करना। इट थ्राइव्स, जो सेफगार्ड करता है राइट्स एंड लिबर्टीज़ ऑफ द सिटीजन, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है स्टेट पे, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बनाता है। ये कुछ ऐसे सेफगार्ड्स हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ही अमेंड किए जा सकते हैं। रोल ऑफ जुडिशरी मैंने बताया है यहाँ पे, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। केशवानंद भारती केस 1973 में ये पार्लियामेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया कि आप इसेंशियल फीचर्स को आप अल्टर नहीं करेंगे, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर का नाम दिया गया। बेसिक स्ट्रक्चर में सेकुलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म जैसे कुछ मैटर्स हैं, राइट। ये चीज़ें आपको अपने आंसर्स में नोट करनी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के एवोल्यूशन की बात आ गई कि जैसे जैसे सोसाइटी बदल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के चेंजेस की नीड्स भी बदल रही हैं, तो इसमें आप बताइए कि कौन कौन से प्रावधान हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के। तो अब आप लिखेंगे कि आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 के अंदर ये मेजॉरिटीज़ हैं, स्पेशल मेजॉरिटी जो होती है एंड स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट, ये वाली है, और एक है सिंपल मेजॉरिटी जिससे जो साधारण जो कानून है वो उससे अमेंड किए जा सकते हैं, राइट। ये चीज़ें आप लिखेंगे अपने आंसर में, क्योंकि आप इससे आंसर को एक हॉलिस्टिक लुक देना है। ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कोर्ट्स एट वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम हैव ब्राउट ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस, ठीक है। ब्रॉड रीडिंग, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस का मतलब क्या है, यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में जो डिफरेंस है वो हमारा वाला क्या प्रोसेस, वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ वाला, ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन हम फॉलो करते हैं, राइट। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट, ये एक लैंडमार्क जजमेंट थी पुत्तस्वामी केस। अगर राइट टू प्राइवेसी पे अगर कोई इश्यू आता है ना आपका जीएस पेपर 3 में, अगर आप डिजिटाइजेशन वाला कोई इश्यू है या अभी जो डाटा प्रोटेक्शन बिल आया है उस पर अगर आप कुछ लिखेंगे, जीएस पेपर 2 एंड 3 दोनों के लिए काम का है, उसमें आप ये वाला एक केस नोट करेंगे कि पुत्तस्वामी जजमेंट में क्या हुआ, राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। ऐसे ही आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है और वैल्यू एडिशन आपको पढ़ना है, और ये डेली कवर करते चले जाना है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैगजीन्स कवर नहीं कर पाती हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो मैगजीन्स नहीं कवर कर पाती। फॉर एग्जांपल अगर न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो वो मैगजीन नहीं लिखेंगी, राइट, वो आपको खुद से लिखना है, और यही आपको प्लस पॉइंट्स दिलाते हैं मेंस एग्जाम में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2,
कौन सा है? इंटरनेट शटडाउन। जीएस पेपर 3 में आप जहाँ दिखाएंगे कि डिजिटाइजेशन है, वहीं आप दिखाएंगे कि इंटरनेट शटडाउन्स भी हैं। उस पर भी काम करने की ज़रूरत है अगर डिजिटल इंडिया बनेगा भारत। राइट, इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, साथ साथ में हमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है, उस पर भी ध्यान देना है। ये वाला एडिटोरियल आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये जो कीवर्ड्स, जो लाइंस बोली हैं इन्होंने, ठीक है, जहाँ पे इंडिया रैंक्स सेकंड इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ एक्टिव इंटरनेट यूज़र्स। हमारे यहाँ इतने सारे सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, बट वहीं अगर हम दूसरी साइड से देखें तो इंटरनेट शटडाउन्स भी हमारी कंट्री में ज़्यादा होते हैं। फॉर 5 years इन अ रो, डिप्राइविंग मिलियंस ऑफ कनेक्टिविटी, ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपल को कनेक्टिविटी को डिप्राइव किया गया जब इंटरनेट शटडाउन होता है। ठीक है, हमारे देश में क्या 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, 6G इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट वहीं एक मिलियंस ऑफ पीपल ना अभी भी 2G एरा में है। ये आपको लिखना है अपने जीएस पेपर 3 में। ये इसमें 2 वाला मटेरियल नहीं है, इसमें 3 वाला मटेरियल है। बस आपको यूटिलाइजेशन आना चाहिए कि ये वाला जो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ कहाँ काम आ सकता है मेरे। ठीक है, आपको ये एक डेप्रीवेशन दिखाना है कि जहाँ भारत 5G 6G की बात कर रहा है, वहीं हमारे लोग 2G पे अभी डिपेंडेंट हैं। राइट, अ बेसिस फॉर दिस डिस्कशन यानी कि G20 में मतलब डिजिटल इकोनॉमी पे जो बात हुई थी, डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप, उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं। वो सजेशंस आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप सेम एज इट इज़ लिख सकते हैं कि डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप रिसेंटली सबमिट हुआ था और उन्होंने ये सजेस्ट किया है। ये चीज़ें न्यूज़पेपर से ना सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, बट आपको ये चीज़ पकड़ के रखनी है। ये कीवर्ड इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे भी आप डिजिटल इंक्लूजिंग लिखेंगे, आप लिखेंगे कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड। जो लोग कनेक्टेड नहीं है इंटरनेट से, उन्हें भी कनेक्ट करना है, इसे कहते हैं डिजिटल इंक्लूजन। आउटकम क्या है, ये वाले कीवर्ड्स आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। G20 जो डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप है, उन्होंने क्या सजेस्ट किया, इंक्लूसिविटी टू एलिमिनेट बैरियर्स। जो हर्डल्स आ रहे हैं ना, जो रुकावटें आ रही हैं वो डिजिटल इकोनॉमी के रास्ते में, डिजिटलाइजेशन के रास्ते में, उसे आप हटाइए। इंक्लूजन एम्पावरमेंट ऑफ एंड यूजर्स बेसिकली हुए सिटीजन्स, लोग जो यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट। लास्ट माइल एक्सेस क्या है, जो अनटच्ड एरियाज़ है ना, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, आप वहाँ पे भी बढ़ावा दीजिए। इट हाईलाइट्स ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करना है हर स्टेज में, प्लानिंग, डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग। ये वाली जो लाइन है, ये आप अपने इन्वायरमेंट में भी लिख सकते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को अगर आप प्लान बिल्ड कर रहे हैं ना, तो आप ह्यूमन राइट्स पे भी ध्यान देंगे। इकोनॉमी में, सोसाइटी में आप ये वाली लाइन आप काफ़ी जगह लिख सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स पे एवरी स्टेज ऑफ प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग में ह्यूमन राइट्स को ध्यान देना ज़रूरी है। अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी डिजिटल कनेक्टिविटी आर क्रिटिकल। ठीक है, हमें वही इम्प्रूव करनी है चीज़ें। सिविल सोसाइटी एंड अदर स्टेक होल्डर्स की हेल्प हमें लगेगी। कुछ रिपोर्ट में भी आया है कि जो इंटरनेट शटडाउन्स है ना, वो वायोलेट करता है ह्यूमन राइट्स को। अनएम्प्लॉयमेंट, आजकल इंटरनेट से काफ़ी सारे काम होते हैं, बिजनेस होते हैं, राइट। अब इंटरनेट शटडाउन होगा तो वो रुकावट आएगी बिजनेस में, अर्निंग में, फ्री एक्सप्रेशन में रुकावट डालता है इंटरनेट शटडाउन। ठीक है, अगर कहीं पे अगर वॉयलेंस रिलेटेड अगर कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिसमें इंटरनेट शटडाउन अगर इम्पॉर्टेंट हो ही गया है, तो भी हमें ये ध्यान रखना है कि जो आम जनता है उन्हें नुकसान ना पहुँचे, उनके एम्प्लॉयमेंट को नुकसान ना पहुँचे। ये वाले कुछ कीवर्ड्स इम्पॉर्टेंट हैं। फाइनल मीटिंग ऑफ G20 जो बताया था डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप, वो क्या उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं, प्रायोरिटी एरियाज़।
ठीक है, डिजिटल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रायोरिटी एरियाज़ पे ध्यान देने होंगे। इंक्लूसिव, एम्बिशियस एंड एक्शन ओरिएंटेड होने चाहिए। ये कीवर्ड्स आप नोट करेंगे अपने आंसर्स में। ठीक है, एम्बिशियस, इंक्लूसिव, एम्बिशियस एंड एक्शन ओरिएंटेड, ये आप अपने एजुकेशन में लिख सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में लिख सकते हैं। वेकर सेक्शन के अगर बढ़ोतरी की बात हो रही है, अगर उनके उत्थान की बात हो रही है, आप तो ये लिख सकते हैं ये कीवर्ड्स। आपको यहाँ से धीरे धीरे यूटिलाइजेशन पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आप अपने यूपीएससी एंड अदर जो मेंस जो एग्ज़ाम होते हैं स्टेट पीसीएस वगैरह के भी आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट शटडाउन क्या होता है? डेलिबरेटली इंटरनेट की सर्विसेज बंद कर दी, इनएक्सेसिबल बना दिया और अनयूजेबल या बहुत ही कंट्रोल कर दिया फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि 2G तक वो ना रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ये कंट्रोल हो रही है यहाँ से इंफॉर्मेशन। एक रिपोर्ट है एक्सेस नाउ एंड कीप इट ऑन कोलिएशन के द्वारा, वो कहते हैं कि 84 इंटरनेट शटडाउन इन 2022। कॉजेज़ क्या है? लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न। हम क्यों लगाते हैं, सरकार क्यों लगाती है इंटरनेट शटडाउन? लॉ एंड ऑर्डर को, स्पेशली प्रोटेस्ट के द्वारा, कम्युनल टेंशन्स के द्वारा, जैसे कि नो वायलेंस हुआ था, राइट। CAA वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था तब भी इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया था। जम्मू एंड कश्मीर तो एक इसका बड़ा एग्जाम्पल रहा ही है हमारे देश में। नेशनल सिक्योरिटी, जैसे कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ प्रिवेंट करने के लिए पोटेंशियल थ्रेट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है, यानी कि जो लोगों की जो बिल्कुल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो थ्रेट रहता है उस पर, जो तब भी इंटरनेट सर्विसेज को शट डाउन कर दिया जाता है। हेट स्पीच को कर्ब करने के लिए, ठीक है, हेट स्पीच जो फेक न्यूज़ होती है ना, फेक न्यूज़ जो स्प्रेड होती है व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, उसे भी कर्ब करने के लिए, उसे भी रोकने के लिए। पब्लिक सेफ्टी कंसर्न्स ड्यूरिंग जो नेचुरल डिज़ास्टर है ना, फिर तभी भी इसे शटडाउन को इम्प्लीमेंट करते हैं कि ताकि कुछ ही कम्युनिकेशन चैनल बने रहें और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना हो। सोशल मीडिया कंट्रोल, स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग सेंसिटिव इवेंट्स, ठीक है, सेंसिटिव इवेंट्स के थ्रू जो के दौरान जब स्प्रेड होता है इंफॉर्मेशन, उससे भी थोड़ा सा कंट्रोल किया जाता है। कुछ प्रोविजंस हैं, आपको मोटा मोटा याद रखना है कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट कहता है कि यूनियन और स्टेट के जो होम सेक्रेटरी हैं वो टेलीग्राफ सर्विसेज को रेगुलेट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेट। थोड़ा सा याद रखना है, ज़्यादा सेक्शंस में नहीं जाना आपको। सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या कहते हैं कि सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी एंड फ्रेंडली रिलेशंस ऑफ इंडिया, इसको मेंटेन करने के लिए इंटरनेट सर्विसेज को बंद किया जा सकता है। नॉट द एंटायर, ये वाला सेक्शन जो इंक्लूड करता है ना, ये ब्लॉकिंग ऑफ सम स्पेसिफिक साइट्स, कुछ ही कंटेंट्स को ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं, पूरे इंटरनेट को बंद करने की बात नहीं कर रहा है, राइट। क्या इम्पैक्ट होते हैं? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इंफॉर्मेशन भी सबसे पहला इम्पैक्ट। आर्टिकल 19(1)(a) क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ मतलब एक्सप्रेशन है, व्यूज़ का, ओपिनियन का, उस पर कर्ब करता है ये। सरकार अपने हिसाब से क्या हो सकता है, व्यूज़ को या एक्सप्रेशंस को वो मतलब अलाउ कर सकती है, राइट। ये इसमें खतरा होता है कि मतलब पब्लिक एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। आर्टिकल 19 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जब आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे ना, तो आप इंडिया की सिक्योरिटी, इंडिया की स्क्रूटिनी, यूनिटी, फ्रेटर्निटी, इन सबको आप पॉइंट्स लिखेंगे कि ये वाला मेंटेन करना भी ज़रूरी है, और उधर जो इंटरनेट राइट है लोगों का, वो भी मेंटेन रखना ज़रूरी है, जो एक्सप्रेशन का राइट है वो भी रखना ज़रूरी है। एक बैलेंस बना के चलना है। ऑनलाइन सर्विसेज जो होती हैं, कॉमर्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, उनसे जो सर्विसेज, इनसे रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं, उसमें रुकावटें आ जाती हैं, डिस्ट्रप्शंस हो जाते हैं। इन 2022 ये वाला डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, रीसेंट डाटा है 2022 वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक लॉस हुआ कम से कम 1500 करोड़ रुपीज़ का। इंटरनेट शटडाउन जो हुआ था कंट्री में, डिजिटल डिवाइड को डीपन करता है, गहरा करता है,
डिजिटल डिवाइड बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू रिलायबल एंड अनअफोर्डेबल इंटरनेट एंड दोज हु डू नॉट। ये यानी कि एक डिजिटल डिवाइड एक कंटेन कर रहा है, राइट। जैसे कि रूरल पॉपुलेशन हो गई, वुमेन, माइनॉरिटीज़, लो इनकम हाउस होल्ड्स एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज़, ये डिसप्रपोर्शनेटली इफेक्ट कर रहा है इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को। ठीक है, वुमेन को नुकसान, रूरल पॉपुलेशन को नुकसान। ठीक है, जो डिजिटल इंडिया का जो विज़न है ना गवर्नमेंट का, उसके भी कॉन्ट्राडिक्टरी है, उसके भी अगेंस्ट है कि आप एक तरफ तो आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप इंटरनेट शटडाउन चलाए जा रहे हैं। ये वाला एक इम्पॉर्टेंट केस आपका अगर जीएस पेपर 2 के लिए अगर आप आंसर लिखेंगे तो ये वाला इम्पॉर्टेंट केस है, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिकॉग्नाइज किया कि रिकॉग्नाइज दैट राइट टू फ्रीडम, फ्री स्पीच एंड राइट टू कैरी आउट ट्रेड बिजनेस थ्रू इंटरनेट। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट को भी फ़र्क होता है इंटरनेट मतलब शटडाउन से, कि फ्री स्पीच का भी राइट है एंड बिजनेस कैरी करने का भी राइट है इंटरनेट के थ्रू। आर्टिकल्स लिख देंगे ये इंटरनेट शटडाउन, जबकि क्या जब आप इंटरनेट को शटडाउन करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटिनी के सब्जेक्ट है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेसेसिटी की क्या वो कितनी ज़रूरत रही है इंटरनेट को शटडाउन करने की, एंड प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी मीन्स कितना सही है कितना गलत, किसको क्या फ़र्क पड़ेगा, राइट। ये इन सबको एसेस करना ज़रूरी है। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, एक लीगल फ्रेमवर्क चाहिए, क्योंकि ये वाले जो एक्ट है ना ये कुछ आउटडेटेड से हो गए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड से कॉम्प्लाई नहीं करते। अब हमें इसमें चेंजेस चाहिए ताकि हम क्या करें, बदलती हुई सोसाइटी के हिसाब से चेंजेस लाएं। ठीक है, एक क्लियर गाइडलाइंस जानी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को इंटरनेट शटडाउन के लिए। पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट ने ये रिकमेंड किया था। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है भसीन वाली, अनुराधा भसीन, ठीक है, उसे क्या है, उसे माननी ज़रूरी है, उसे फॉलो करनी ज़रूरी है उस डायरेक्शंस को। अल्टरनेटिव्स ढूंढने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस से हम जूझ रहे हैं ना, कम्युनल वॉयलेंस से हम जूझ रहे हैं, तो हम फोर्सेस को डिप्लॉय करें, मोर सिक्योरिटी को फोर्सेस को डिप्लॉय करें। कुछ ही वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जाए जो ऐसे कंटेंट को स्प्रेड कर रही हैं, वार्निंग्स एंड एडवाइजरीज दी जाएं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की ज़रूरत है। पूरा इंटरनेट शटडाउन कर देना इज़ नॉट द गुड ऑप्शन। असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ शटडाउन, जो इम्पैक्ट हो रहा है ह्यूमन राइट पे, डेमोक्रेसी पे, डेवलपमेंट पे, उसका इम्पैक्ट एसेस करना वो ज़रूरी है, जैसे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। ठीक है, कि आप कोई डेवलपमेंटल अगर आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो उसका बायोडाइवर्सिटी पे, ह्यूमन पे, वहाँ की पॉपुलेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखें। इसी से जो इंटरनेट शटडाउन होता है ना, उसमें भी आपको पता लगवाना पड़ेगा पहले कि कितनी सारी पॉपुलेशन को कितने दिनों तक के लिए नुकसान हो सकता है। ये ऐसे ही कराए जाते हैं कुछ प्लानिंग, और ऐसे बनाया जाता है एक बैलेंस बनाया जाता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एंड स्पीच भी रहे, एम्प्लॉयमेंट भी रहे, एंड लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये वुल्नरेबल सेक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ के जो इंपॉर्टेंट लाइंस है ना, कि आपको पढ़नी है। इन्वेस्टिंग इन द हेल्थ ऑफ वुमेन, यहाँ पे वुमेन, चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस की, ठीक है, जो टीनेज होते हैं उन्हें जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जो हेल्थ की ज़रूरत एंड वैक्सीन की ज़रूरत होती है, यहाँ पे उसकी बात की गई है कि हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाना है। क्योंकि जो 4 सीज़ में आप यहाँ पे लिखेंगे अपनी मतलब हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लिखेंगे, कोविड-19, कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट चेंज एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। ठीक है, सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि रूरल एरियाज़ में ना मेन के हिसाब से मतलब वुमेन को बहुत कम हेल्थ सर्विसेज मिल पाती हैं। फूड इनसिक्योरिटी, पॉवर्टी, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब ख़राब कर रहे हैं वुमेन के, बच्चों के एंड एडोलसेंस के जो एज के हैं उन सब की प्रॉब्लम्स को, हेल्थ प्रॉब्लम्स को बढ़ावा दे रहे हैं।
फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी भी एक रीज़न है इसका, ठीक है, क्योंकि वुमेन अभी भी कम अर्न कर रही है एज़ कम्पेयर टू मैन, सिमिलर एजुकेशन लेवल पे भी। तो G20 में ये मतलब ये ऑथर कह रहे हैं कि क्या करो, G20 में इस इशू को आगे सामने रखो, क्योंकि G20 सबसे बड़ी ग्रुपिंग है, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ इसमें इंक्लूडेड हैं। आप इन मुद्दों को सामने रखेंगे तो कोई मतलब कंसेंसस के थ्रू क्या होगा, कुछ कंक्लूजन आएगा, कुछ स्टेप्स बताए जाएंगे, ठीक है। हम अगर कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो हमें जेंडर एंड एज सेंसिटिव को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करनी है। वुमेन सेंट्रिक डिजिटल हेल्थ सर्विसेज, वुमेन सेंट्रिक मीन्स वुमेन्स को प्रायोरिटाइज करके, वुमेन के इश्यूज़ को प्रायोरिटाइज करके। कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन भी ज़रूरी है, ताकि जो गुड प्रैक्टिसेस हैं वो सबके बीच में शेयर हो सके। इन्वेस्टमेंट चाहिए फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। जॉब्स क्रिएट करने में ये वाला एडिटोरियल आप सब पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। बिना न्यूज़पेपर पढ़े तो क्लियर नहीं होने वाला, राइट। तो उसके लिए आप क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का एनालिसिस मिलेगा कि आपने जो न्यूज़ पढ़ी है ना, आप उसे कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, वो यहाँ पे बताया जाएगा। बट न्यूज़ पढ़नी, एडिटोरियल्स पढ़नी आप सबके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली न्यूज़ आप सब पढ़ेंगे और इसमें जो स्टेप्स बताए गए हैं वो आपको ध्यान में रखना है। वो जैसे कि इन्वेस्ट करना है हमें स्किल्स में, एडोलसेंस की स्किल जनरेशन में इन्वेस्ट करना है, ताकि वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें, पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकें। पॉवर्टी रिड्यूस होगी तो माल न्यूट्रिशन भी होगा, राइट। उनकी जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ होती हैं बच्चों की, उसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाओ, उन्हें अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड कराओ, राइट। वर्ल्ड को आगे बढ़ाने के लिए वुमेन एंड बच्चों की, एडोलसेंस की हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनका ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये PIB से ली गई है। इसमें क्या है, फ्रांस, पिछले दिन का PIB भी डिस्कस होगा, राइट। इसमें क्या है, फ्रांस के साथ इंडिया की एक्सरसाइज चली, कौन सी, वरुण, एक्सरसाइज वरुण चली 23, बायलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रेंच नेवी अरेबियन सी में, 1993 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। और ये हॉलमार्क है कि इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक बायलैटरल रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने का एक हॉलमार्क है। इसमें जब आप GS पेपर 2 में ना आप ये एक एग्जाम्पल के तौर पे भी लिख सकते हैं कि कैसे इंडिया फ्रांस का जब रिलेशन आएंगे तो आप लिखेंगे कि एक्सरसाइजेस कंडक्ट करके भी हम रिलेशनशिप्स मतलब स्ट्रेंथन करते हैं, और अपनी नेवी, मिलिट्री, इन सबको अपग्रेड करते हैं, राइट, प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं, ये आपको लिखना है। तो आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। मिलते हैं कल लेक्चर से रिलेटेड PDF, ये वाली वैल्यू एडिशन वाली विदाउट एनोटेशंस, एंड क्वेश्चंस होंगे जो प्रीलिम्स एंड मेंस के, मैं वो आपको दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। आपको पढ़ना है, समझना है, और जब भी आपको मौका मिले अपने आंसर्स में यूज़ करने का, उसे यूज़ भी करना है, तभी इन सब का न्यूज़पेपर पढ़ने का तभी फ़ायदा भी हो पाएगा, राइट। मिलते हैं कल। लिंक में जो टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप सब देख लीजिएगा वहाँ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।